बदल रही है, मौसम बदल रहा है, अब मुझे भी बदलना होगा, अब मुझे भी वातावरण को बचाना होगा, अब मुझे भी इन्वायरमेंट को बचाना होगा। नमस्कार दोस्तों, यार ठंडे के सीजन में 5 बजे 4 बजे सुबह से बारिश हुए जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यार इस सब के जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का एक रिलेशन है। लेकिन हमें इसे भी गलत में ना लेकर के ये जो पानी बहे जा रहा है, इस पानी को बचाना होगा, इस पानी को सेव करना होगा। और यार इसी से सेविंग से ही रिलेटेड हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि यार हम सब लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमें पता है कि बैंक का रेवेन्यू मॉडल क्या है? बैंक कैसे पैसा को जमा करता है? जैसे बैंक में हम लोग पैसा को जमा करते हैं ना यार, वैसे ही हमें पानी को भी अब जमा करना होगा, एक वाटर बैंक बनाना होगा, जिससे कि हम अगले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए इस पानी को बचा सके। तो यार बैंक के रेवेन्यू मॉडल को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब यार एक बात आप बताओ कि मान करके चलो कि मैं या आप या कोई भी व्यक्ति बैंक के अंदर आप पैसा को जमा कर देते हो, तो यार बैंक क्या करता है? आपके पैसा को किसी लॉकर के अंदर पैसा को रख देता है, और फिर जब आप 1 साल के बाद उस पैसा को निकालने जाते हो सेविंग अकाउंट से, मतलब जिसमें आप जमा कर रहे हो पैसा, तो उस पर आपको 4% ब्याज लगा करके 1 लाख अगर रुपए आप जमा करते हो, तो बैंक उसे 1,04,000 रुपए आपको देती है 1 साल के बाद। तो जो बैंक आपका पैसा अपने लॉकर में रख दी, तो क्या उस लॉकर के अंदर एक मशीन लगा हुआ था जो कि 1 लाख को 1,04,000 बना दिया? बैंक मैनेजर या जो कैशियर हैं वो उस मशीन में कोड कर दिए कि चलो ये 1 लाख डाल रहे हैं, 1 साल के बाद तुम 1,04,000 इसमें से निकालना। तो यार ऐसा नहीं है। जो पैसा हम लोग यार बैंक के अंदर जमा करते हैं, इस पैसा को बैंक जो है किसी थर्ड व्यक्ति को लोन देने के लिए यूज करती है। जैसे मान लो कि आप वो व्यक्ति हो जो बैंक के अंदर पैसा जमा कर रहे हो। मान लो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा कोई बैंक है, या HDFC या SBI कोई बैंक है, और इसके अंदर आप पैसा जमा कर दिए, तो बैंक आपका जो है 4% सेविंग अकाउंट पे जनरली 4% का ब्याज चलता है, ठीक है, अभी के हिसाब से। कभी 3, कभी 4, कभी थोड़ा सा ऊपर 4.5 ऐसा होते रहता है। तो बैंक आपको 1 साल के बाद 1,04,000 रुपए देगी। और बैंक किसी थर्ड पार्टी को, जैसे आप बैंक के अंदर पैसा जमा किए, तो जिसको जरूरत है उसको वो लोन दे देगी। लेकिन जो लोन का रेट होगा वो 8 से 10%, 12% तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस सिचुएशन पे कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो। क्या आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हो? क्या आप कार लोन लेना चाहते हो? क्या आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो? या आप कोई और लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन या कुछ भी? तो ये 8, 10, 12% का मतलब कि ये इंटरेस्ट बैंक उस व्यक्ति से लेती है। तो जो बैंक हमें 4% रुपए वापस कर देगी, और जो 8% जो लोन मतलब कि जिसको दी है उससे लेगी। तो बैंक का फायदा 4, 5, 6% ऐसे हो जाएगा जिस रेट पे वो दे रही है। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जब यार बैंक के अंदर हम पैसा जमा कर दिए और बैंक उस पैसे को लोन दे दी, और लोन देने के बाद क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति लोन लौटा नहीं रहा है, मतलब कि वो जो लोन है वो बैड लोन के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। देन यार और हमें अभी पैसा की जरूरत है, तो हम बैंक से मांगने जाएंगे, तो बैंक क्या करेगी उस टाइम में? तो बैंक क्या कहेगी कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो फिर इसके हिसाब से कोई बैंक के अंदर पैसा जमा ही नहीं करेगा। लेकिन हर चीज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो बैंक का जो मेजर सोर्स ऑफ या रेवेन्यू है वो है, बैंक कहां से कमाती है? इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। और यार मान करके चलो कि आप जैसे बैंक के अंदर पैसा जमा कर दिए
और जब आप निकालने जा रहे हो, मतलब बैंक जिसको लोन दी है वो लोन लौटा ही नहीं रहा है, वो बैड लोन के कैटेगरी में है। जैसे यार यस बैंक का एग्जांपल आपको याद होगा, और भी कुछ कुछ बैंकें हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था कि जो वो लोन दे दिए और बैंक जो है कि वो पैसा पब्लिक को लौटा नहीं रही है, मतलब जो उसके जमा करता लोग हैं। उस सिचुएशन में बैंक रन का कंडीशन आ जाता है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई एक नया रूल लेकर के आई, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, मतलब कि बैंक के अंदर जितना पैसा लोग जमा करेगा उसके कुछ परसेंटेज पैसा को बैंक को रिजर्व रखना होगा। जैसे मान करके चलो कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए या किसी एक बैंक के अंदर ओवरऑल 1 करोड़ रुपए जमा हुआ है, तो बैंक उसका 4% रुपए को अपने लॉकर में सेव कर करके रखेगा। मतलब 4% जो पैसा है वो किसी को ब्याज पे, सूद पे, लोन पे नहीं दे सकता है, तो बच गए 96%। अब 96% में ये जो रूल है ये है बनाया गया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आरबीआई हर बैंक का बॉस है। कैसे होता है कि किसी का बाप होता है, तो आरबीआई हर बैंक का फादर है, तो जो और फादर जो रूल बनाता है वो सन को मानना पड़ता है। देन आरबीआई जो रूल बनाता है वो एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पीएनबी हो या कोई अदर बैंक हो, हर किसी को ये चीज मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4% जो है कैश रिजर्व रेशियो में जमा होता है। और एक दूसरा आता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी फंड या सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ये यार कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जैसे देश का कल्याण हो रहा है, जन कल्याण हो रहा है, या कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिससे कि देश के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी हो, मतलब कि जॉब क्रिएशन हो रहा हो, कुछ टेंडर निकल रहा हो सरकारी, या कुछ गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत है, तो उसमें इस बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब 18% रुपए एक रूल के तहत बैंक को यहाँ लगाना पड़ता है। जैसे उस पैसा को गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर या यार गोल्ड रिजर्व के अंदर, या आप कह सकते हो सिक्योरिटी के अंदर, या पीएसयू के अंदर, या कोई टेंडर गवर्नमेंट निकालती है, या गवर्नमेंट कुछ बना रही है उसमें आपको पैसा निकालना है, मतलब पैसा लगाना है, तो देन 18% रुपए उधर जो है कि बैंक को लगाना पड़ता है। मतलब कि 22% रुपए जो है बैंक का इन सब चीजों में यूज होता है। बच गया 78%, 78% रुपए। तो बैंक जो है अगर 1 करोड़ ओवरऑल बैंक के पास पैसा है तो उसमें से 22 लाख रुपए बैंक तो अलग निकाल दी, बच गए 78 लाख रुपए। तो 78 लाख को जो है बैंक जो है लोन पे दे देती है किसी थर्ड व्यक्ति को, या जिसको भी जरूरत है, डिफरेंट टाइप्स के व्यक्ति को। और यार जैसे कि लोन वाला जो हम आपको कंडीशन बताए हैं कि बैंक में एक साथ क्या हुआ, लोन अधिक दे दी और वो लोन लेने वाले व्यक्ति बैंक को लौटाए नहीं, जैसे पीएमसी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, और भी कुछ कुछ बैंकें हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि बैंक तो रन हो गया, बैंक के पास अब कैश नहीं बचा, बैंक का रिजर्व खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट जैसे यस बैंक के कंडीशन में क्या हुआ था, गवर्नमेंट उसको जो है कि कंडीशन ली थी कि मतलब एक्शन ली हुई थी कि चलो ठीक है अब इसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि कुल मिलाकर के घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है, जो पैसा है वो आपका कहीं डूबेगा नहीं, वो पैसा आपको कहीं ना कहीं से लौटाया जाएगा। ठीक है, तो यार जो अर्निंग सोर्स है बैंक का वो मुख्य रूप से क्या है, तो अर्निंग सोर्स जो है यार बैंक का वो यार मुख्य रूप से जो बैंक इंटरेस्ट पे पैसा लगाती है वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, जैसे यार अब 1 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा है तो उसमें से 78 लाख रुपए जो है बैंक जो है वो लगा देती है कहाँ पे, लोन पे। ठीक है, तो वो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलोगे कि ठीक है ये तो हमारे देश की कंडीशन है, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, जैसे हम बात कर लेते हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे जर्मनी की हम बात कर लेते हैं, तो जर्मनी के अंदर क्या है कि आपके सेविंग्स अकाउंट पे मतलब निग्लिजिबल 0.01% का रिटर्न आपको दिया जाता है, किसी किसी केस में वो भी नहीं दिया जाता है। तो और जो लोन वहां लेते हैं जैसे हाउसिंग लोन, तो मात्र आपको 1% रुपए पे बैंक आपको लोन दे देगी। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए लेते हैं तो 1 करोड़ का 1%, 1 लाख रुपए आपको साल में बस बैंक को देना है, जो कि बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है 1%।
तो यार यहाँ पे क्या होता है कि बैंक के पास तो ये सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट पे तो बैंक पैसा नहीं कमा पा रही है यहाँ पे। देन यार यहाँ क्या होता है कि जैसे एक बैंक एक क्राइटेरिया फिक्स करती है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही करना होगा, कि आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ठीक है 1000 2000 10 20 25 50 हजार 1 लाख वाला सिस्टम है, बट फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी के हिसाब से वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इतना पैसा आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा कि अगर आप जब किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, वहाँ बैंक में अकाउंट खोलने का चार्ज लगता है, बैंक आपसे आपके पैसा को रखने का चार्ज लेती है। तीसरा मतलब अब ये पूरे दुनिया में ये चीज है, ये वाला जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैंक जो है कि कुछ कमीशन लेती है अपने कस्टमर से या कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स लेती है। जैसे आप मेरे अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में जब पैसा भेजते हो तो बैंक उस पर कुछ टैक्स ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, ट्रांजैक्शन टैक्स आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, या मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्ज, ये हमारे देश के अंदर भी है। तो ये सब भी मतलब मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो नहीं बोल सकते, बट ये भी रेवेन्यू का एक सोर्स है। उसके बाद बैंक सिर्फ लोन ही नहीं देती है, बल्कि बैंक जो है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा लगाती है, ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाती है, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाती है, और भी बैंक को जहां भी लगता है कोई ऐसा कुछ मतलब कोई प्रोजेक्ट है जो कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट उसको बना रही है, उसमें पैसा लगा करके बैंक पैसा कमाती है। मतलब इन सब सोर्सों से पैसा कमाती है। और जब आप खर्च की बात करोगे तो बैंक यार खर्च कहाँ करती है? मुख्य रूप से एक ब्रांच पे खर्च होता है, ब्रांच को मतलब रेंट के रूप में लेने में, और उनके स्टाफ जो एम्प्लॉय है बैंक के और मैनेजर इन सब जो भी है इन सबको मेंटेन करने में, मतलब बैंक अगर मतलब 100% में से 40% अप्रॉक्स 35 to 40% रुपए इधर खर्च होता है, बच गया 60% जो कि बैंक का एक तरह से प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यार हम अपने देश का ही बात कर लेते हैं, दो बड़े बैंक को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश का प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक और गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है SBI बैंक। कस्टमर बेस के हिसाब से भी गवर्नमेंट बैंक के पास जो है कि सबसे ज्यादा कस्टमर बेस है। SBI के पास दिसंबर 2021 के हिसाब से मतलब कि इसका जो कस्टमर है वो 46 करोड़ है 31 मार्च 2021 के हिसाब से, और HDFC के पास 6 करोड़ कस्टमर बेस है। लेकिन अगर हम इसके टर्नओवर की बात कर लें, मतलब इसके वैल्यूएशन की अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, तो दिसंबर 2021 के हिसाब से SBI का जो टर्नओवर है वो 4.41 लाख करोड़ है और HDFC का 8.09 लाख करोड़ है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2 गुने का रिटर्न मतलब टर्नओवर बोल सकते हो या रेवेन्यू है एक तरह से, मतलब उनका जो वैल्यूएशन है ये चीज, ठीक है। बट कस्टमर बेस के हिसाब से देखो तो कस्टमर इसका जो है इधर 46 करोड़ है SBI के पास और 6 करोड़ है HDFC के पास, काफी ज्यादा है सरकारी बैंक के पास, बट उतना वो नहीं है इनका क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब इनका जो एक तरह से जो पूरा बैंक का वो है कि कितना मतलब अमाउंट के हिसाब से ये बैंकिंग को डिसाइड किया जाता है, वो चीज इनका काफी कम है। अच्छा, अगर हम डिपॉजिट की बात कर लें तो देश के अंदर जो लोग हैं उसमें से लगभग 23.9% लोग SBI के अंदर ट्रस्ट करते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं, और 8.5% लोग HDFC के अंदर पैसा जमा करते हैं, और SBI ही ऐसा बैंक है जो कि 22.5% पूरे देश में सबसे ज्यादा लोन देती है। HDFC 9.6% ही लोगों को लोन देती है, 9 अपने पूरे इसका अमाउंट का। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें तो यार HDFC मतलब कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है SBI के तुलना में। इसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट बैंक होती है उसको गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। गवर्नमेंट कहेगा कि तुम बॉन्ड खरीदो, जैसे हमने वायल बॉन्ड का वीडियो बनाया था, आप बॉन्ड सुन करके डिसअपॉइंट मत हो जाना कि ये क्या बॉन्ड की बातें कर रहे हैं। तो वायल बॉन्ड से आप थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में समझ सकते हो, और भी आप इस पे कुछ आर्टिकल गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। तो बॉन्ड में गवर्नमेंट कहती है कि तुम बॉन्ड में पैसा लगाओ, तुम इतने लोगों को लोन दे दो, तुम कुछ एजुकेशन लोन बांट दो, तो गवर्नमेंट का बात मानना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है इनका जहां फायदा होगा वहीं पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लें तो वो है इंटरेस्ट रिक्वायर्ड ऑन लोन्स।
मतलब जितना लोन से पैसा कलेक्ट हो रहा है माइनस जो पैसा बैंक में लोग जमा किए हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिटर्स, उनको पेड करने का जितना पैसा बच गया वो इंटरेस्ट रेट से नेट इंटरेस्ट इनकम है। और ये कितना मार्जिन है, किस हिसाब मतलब कितना का फायदा हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर ले तो उसके लिए नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल लोन, मतलब कि कोई बैंक एक साल के अंदर कितना फायदा लोन बांट के कमाया है, इस चीज को हमें जानने के लिए क्या करना होता है कि लोन से मान लो कि 1 करोड़ रुपए बैंक कमाता है और लोन बांट दिया है 10 करोड़ का, तो 1 करोड़ बटा 10 करोड़ करना होगा, क्योंकि जितना का लोन बांटा है उससे कम ही पैसा बैंकों को आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पैसा आती रहती है। तो वो गवर्नमेंट का जो है बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। और यार एसबीआई के प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें तो ये है 3.24%, परसेंटेज वाइज अगर बात कर लें, और एचडीएफसी की है 4.24%। और यार अगर हम बात कर लें कि जितना पैसा बैंक बांट दी, ठीक है, और वो पैसा बैंक को नहीं मिला, जिसको कि हम लोग कभी कभी सुना करते हैं एनपीए, तो उस चीज को हम लोग ग्रॉस एनपीए बोलते हैं कि कितना पैसा ऐसा है जो बैंक को कभी मिलेगा ही नहीं, वो पैसा बैंक का डूब गया, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। तो वो यार एसबीआई का है 4.77% और एचडीएफसी का है 1.3%। मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि एसबीआई का जो पैसा है ये थोड़ा सा डूबा है, बट एचडीएफसी का जो है कि पैसा नहीं डूबा है। तो ये भी एक सोर्स है, मतलब ये भी एक चीज है जिसके कारण कि सरकारी बैंक थोड़ा सा लॉस में जाती है और प्राइवेट बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक किसी भी तरीके से आपसे पैसा ले लेती है, बट सरकारी बैंक में थोड़ा सा कुछ सरकार का बात मानना पड़ता है। तो बैंक का रेवेन्यू मॉडल मेनली रूप से यही है, मतलब मुख्य रूप से रेवेन्यू मॉडल क्या है, इंटरेस्ट रेट पे पैसा, मेरे ही पैसा को किसी दूसरे व्यक्ति को ब्याज पे दे देना, लोन पे दे देना, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि वो कुछ चार्जेज मेंटेन करती है, बहुत सारी चार्जेज होती है, जैसे ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, मिनिमम अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करना, इन सब चीजों पे चार्ज। उसके बाद गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट करती है, बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करती है, जैसे गोल्ड में और बहुत सारे बॉन्ड में, किसी कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट निकल रही है तो उसमें बैंक जो है कि इन्वेस्ट कर देती है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देती है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आजकल कुछ बैंक इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। तो मेन वीडियो का यही सार था। और दूसरा कि ये आप जो मौसम देख रहे हो ये कहीं ना कहीं इस चीजों के जिम्मेदार हम हैं, तो हमें यार कोशिश करना होगा कि जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे सीजन बदल रहा है, तो हमें भी अब बदलना होगा, हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और यार इस पानी को बचाना होगा कैसे भी कर करके। जैसे यार बहुत से लोग नए नए घर बनाते हैं तो उसके हिसाब से उनको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा अपने घर पे जो है कि उनको लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये पानी को सेव किया जा सके। इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप्स का कुछ पानी को कलेक्ट कर करके, मतलब कि उसको गर्मी के सीजन में यूज करना, तो इन सब चीजों को करना होगा। और तीसरा कि हमारे देश के अंदर, मतलब कि आप भी बैंक खोलना चाहते हो, जैसे आजकल स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको भी अगर इंटरेस्टेड है कि आप भी बैंक खोलना चाहते हो, तो आप अपने अगल बगल से ये पता करो कि लगभग 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए क्या अपने पड़ोसी या जो एंजल इन्वेस्टर है उन सब से या किसी और लोगों से आप 500 से 1000 करोड़ रुपए जुटा सकते हो। तो अगर आप इतना पैसा को जुटा लेते हो 500 से 1000 करोड़ रुपए, तो हमारे देश का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आरबीआई का जो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके तहत आप बैंक खोल सकते हो, आप भी बैंक के मालिक बन सकते हो, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो मतलब अगर इतना पैसा आप देख लो कि अगल बगल में है कहीं पे, तो उसको यार जुटाओ और फिर आप एक बैंक के मालिक बन जाओ, प्राइवेट बैंक के, और आप भी पैसा कमाओ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।